Hello students, welcome back to Success Science Academy. Today we are going to study the speed of a flux. Let's start this topic, speed of a flux. Speed of a flux. What do you mean by speed of a flux? पहले डायग्राम से हम लोग शुरू करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग आइडिया मिल जाए, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. So let's draw a diagram first. You need to take a beaker first. ठीक है. और उस बीकर में एक छोटा सा ऑरिफिस बनाएंगे. ऑरिफिस समझते हैं? छोटा सा छेद जहां से पानी बाहर निकलता. ठीक है. यहाँ पे आपने लिक्विड को फिल करके रखा है. This is a big opening. Its name is its area is A1. Its area is A2. ठीक है. यहाँ पे ओपनिंग है, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करेगा डाउनवर्ड. यहाँ पे भी ओपनिंग है तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, दैट इज P naught. ओके. If the atmospheric pressure is acting onto it, then these molecules will have a velocity v1. मान सकते हो? बिकॉज छेद है तो पानी जैसे निकल रहा है तो वैसे वैसे उसका जो लेयर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. डिक्रीज करेगा और यहाँ से लिक्विड निकलना, मान लेते हैं अगर इसको मैं ऐसे ऊपर बनाया, ठीक है, तो लिक्विड निकलना शुरू. आगे बात समझ. मान लेते हैं मैंने इसको यहाँ पर रखा, ठीक है, ग्राउंड पे रखा हुआ. its velocity is v2. so here you can see there will be a pressure difference. होगा pressure difference. और अगर मूविंग फ्लूइड पे हम लोग को प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें? बर्नौलीज थ्योरम. यूजिंग द बर्नौलीज थ्योरम कैन यू राइट इट एज P naught plus rho GH plus half rho V1 square is equal to P naught plus rho GH2 plus half rho V2 square. Why I am writing this? Because दोनों तरफ आपने उसमें पढ़ा था क्या, P1 plus rho GH1 plus half rho V1 square is equal to P2 is equal to rho GH2 plus half rho V square. But here you can see कि ये वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोनों का क्या है, सेम है. तो यहाँ पे आप इधर भी P नॉट लिखोगे, यहाँ पे भी P नॉट लिखोगे. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइट. अगर आप हाइट के बारे में बात करेंगे, मान लेते हैं कि ये वाला हाइट, तो थोड़ा और नीचे बनाता हूँ तब आपको चीजें लगेंगी, हाँ प्रैक्टिकल चीजें होंगी. यहाँ बनाता हूँ, ठीक है. तो यहाँ से V2, यहाँ से A1, ये हाइट को मैंने h माना. तो इस हाइट को h माना, इस हाइट को आप बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल, बिकॉज वाटर का लेयर यहाँ पे है, वाटर का लेयर यहाँ से, तो यहाँ पे हाइट कितना है, 0. ठीक है. सो व्हाट यू विल गेट कि यहाँ पे आपको यू विल गेट P नॉट, P का आपका P नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट rho GH प्लस हाफ rho V1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, half rho V2 square. Because this will be get 0 only, ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म. So this what you will get. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ चीजों को हम एज्यूम करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला एजम्पशन मानिए कि ये जो आपने होल रखा है, if the hole is very very small, assumption if the hole or opening मानिए, if the hole or opening is very very small, बहुत ही छोटा है. अगर हमारा जो होल है वो बहुत 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 ज्यादा छोटा होगा तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो एरिया है, अच्छा ये A2 है ना, we'll say that this A2 is very 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 less than that of A1. तो दिख रहा है ना,
इसका एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है, इसका एरिया क्या है, बहुत कम है। इसको और छोटा कर मान लेते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे ये बहुत छोटा हो जाएगा, अगर एरिया बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो क्या चीजें होगा, कोई गेसिंग से आप लोगों का क्या होगा भाई, गेसिंग्स नहीं है तो हमारे पास फॉर्मूलाज है। वी आर हैविंग व्हाट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसके थ्रू हम लिख सकते हैं a1 v1 इज इक्वल टू व्हाट, a2 v2। हम लोगों ने ये भी पढ़ कर रखा है कि v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2। तो अगर आपने एरिया 2 को बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया है, बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया है, तो a1 डिवाइडेड बाय मान लेते हैं कि उसको 0 लिखेंगे, तो हाउ मच द वैल्यू विल गेट, यू विल गेट अराउंड इंफिनिटी, ठीक है। और v1 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेगा क्या, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर मिलेगा क्या, बिकॉज ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज v1 का आपका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0। सो व्हाट यू विल गेट, ये वाला टर्म को उठाओ, रो जी एच प्लस 0 हो जाएगा, डाटा नॉट राइटिंग, सो हाफ रो v2 स्क्वायर, रो से रो कैंसिल हो गया, so you will get 2gh is equal to v2 square, so v2 is equal to root over 2gh। अगर मान लेते हैं कि इस लिक्विड का अगर फ्री फॉल हो, if the liquid has free fall according to the Torricelli's theorem, as per Torricelli's theorem, as per Torricelli's theorem, Torricelli's theorem के हिसाब से अगर if the liquid has, if the liquid has free fall, अगर लिक्विड का फ्री फॉल होगा तो u मानते हैं कि वो फ्री फॉल कर रहा है किसी भी h हाइट से, मान लेते हैं कि h हाइट से वो क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो उसके u कितना हो जाएगा, 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s और 2gh, so v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो ये चीजें यहां से भी प्रूव हो जाती है। तो ये जो v है, ये जो v2 है, इस v2 को हम लोग क्या बोलेंगे, ve, that is the velocity of the efflux, this is what the velocity of the efflux। तो आप चाहें तो यहां से भी प्रूफ कर ले, लेकिन यहां से चीजें जेन्युइन लगती हैं। तो अभी तक जो आप लोग पढ़ते आए वो बर्नौलीज थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है, प्रेशर डिफरेंस इन द मूविंग फ्लूइड। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि स्टैटिक कंडीशन पे, स्टेट ऑफ द रेस्ट पे अगर लिक्विड रहता है तो वहां पे भी आप लोगों ने पढ़ा P1 - P2 is equal to what, V rho G, isn't it, that you have studied, clear है यहाँ तक। इसको याद रखिए, इसका बहुत ज्यादा यूज है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ फ्लूइड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि यहाँ से जो निकलने वाला जो लिक्विड होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका प्रैक्टिकल यूज आपको बताना चाहिए, लाइक वही आप समझिए, आप ऐसा समझो कि मान लेते हैं सपोज वी आर हैविंग अ बॉटल ओवर, ठीक है, इस बॉटल पे पूरा लिक्विड भरा हुआ, फ्लूइड भरा हुआ है। अगर इस पे आपने इसके एरिया को, ये तो बड़ा है, यहां पे एरिया को अगर आपने इतना ही बड़ा एरिया रखा, इतना बड़ा इसका ओपनिंग है, इतना बड़ा अगर यहाँ पे ओपनिंग रखा, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, यहाँ पे वेलोसिटी V1 और यहाँ पे में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, V2, लेकिन इसका भी क्या हो जाएगा, V1 होगा। क्यों, जितना बड़ा ओपनिंग, इतना बड़ा ओपनिंग है यहाँ पे, तो जितना पानी डाला पानी निकलते जाएगा, आपने जैसे डाला तुरंत इसका लेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अरे बात समझ, अब देखो, अब इसके ओपनिंग को क्या करो, बहुत छोटा कर दो, कितना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो। इफ द होल और ओपनिंग इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर बहुत ज्यादा छोटा कर दोगे तो क्या होगी, जो आपका जो ओपनिंग वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ओपनिंग अगर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो वेलोसिटी है लिक्विड का डिक्रीज होने का, द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ दैट वेरी लेयर विल बी स्लो डाउन। आपको पता ही नहीं चलेगा लिक्विड निकल भी रहा है, और यहां से उसका एक फव्वारा निकलेगा पतला सा, और वो कैसा करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, हाँ या ना, एकदम पतला सा, ठीक है। और वो आपको पता नहीं चलेगा कि लेयर उसका कब धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। आप एट
एट एनी इंस्टेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना लिक्विड का लेयर आ गया, लेकिन आपको दिखेगा नहीं वो डिक्रीज होते हैं। कहना क्या चाहते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द एफ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एफ्लक्स कब जीरो हो जाएगा, जब आपका ओपनिंग A2 का बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। आ रही बात समझ में, यहां तक क्लियर है? हैव यू रिटन डाउन? टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू हैव नॉट रिटन टिल हियर। Okay students, moving ahead from here, now we are having the next topic, that is the range of fluid. Range of fluid. Write the topic, range of fluid. We were studying about the speed of efflux. इससे पहले हम लोगों ने प्रूफ करा that the velocity of the efflux is how much, root 2 gh. Okay, now as we can see that if there is a small opening, if there is a small opening, very small, then you will have a parabolic path, isn't it? लिक्विड को आप इस तरीके से जाते हुए देखोगे जो कि कुछ रेंज पे जाके वो फॉल करेगा, है ना? सो यह रेंज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। Here V is equal to root over 2gh, first thing. The second thing, you have to find the range. So range निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, horizontal velocity into time. This is the formula of range, आप लोगों ने पढ़ के रखा है। Now moving ahead, do you know the time? Velocity of the efflux तो आपको पता है, that you will write root over 2gh. What about the time? तो टाइम के बारे में पता करते हैं कि अगर लिक्विड यहां से यहां पे जा रहा है, कुछ बात है, जो लिक्विड यहां से यहां जा रहा है, साथ में आप देखे हो कुछ लिक्विड इधर नीचे भी गिरता है। टैप पे देखे हो कि सारा लिक्विड उधर नहीं जाता, कुछ लिक्विड डुब 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। तो द टाइम टेकन बाय द फ्लूइड टू रीच दिस सरफेस इज द सेम टाइम is taken by that fluid to reach the ground surface in the vertical position. Vertically और horizontally में दोनों को जो लगने वाला जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेकन टू फॉल, we'll find time taken to fall, time taken to fall free। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, राइट दिस डायरेक्टली। हम लोगों ने पढ़ के रखा ना, s is equal to ut plus half gt square, so t is equal to root over 2h upon g। हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम में इस चीज को पढ़ा था, इस चीज को हम लोगों ने मोशन इन द स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा है ना? तो उसी चीज को आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख ले, चाहे तो आप चीज को प्रूफ करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश करो, भाई चीजें प्रूफ हो जाए तो और अच्छा लगता है। तो मान लेते हैं कि हम y डायरेक्शन में, दिस इज व्हाट x डायरेक्शन, दिस इज व्हाट x डायरेक्शन, और ये क्या हमारा y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में चीजें क्या क्या मिल रही है, लेट्स राइट इन y डायरेक्शन, you know the initial velocity is 0, acceleration in the y direction is minus g, and the distance in the y direction is minus s, या फिर माइनस h लिख के चलो, या फिर ऐसा मान लो कि इसका टोटल हाइट अगर h है, if this is the total height h and this is how much h, then how much this is h minus h। हाँ या ना बोलो, आप ये डिस्टेंस को ले सकते हो, हाँ या ना बोलो। तो s y यहाँ पे चाहो तो इसको ऐसा लिखो, h minus s। साइन कन्वेंशन अगर याद है तो चीज आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों मैंने यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ पे डिस्टेंस भी मैंने माइनस क्यों दिया, आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस h माइनस h, u आपका 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो हाफ इनटू माइनस g इनटू 2 स्क्वायर। ठीक है, so t square is equal to minus 2h minus h upon g minus, so t is equal to root over 2h minus h
अपॉन जी एज सेड, यही आपका क्लियर है। दिस इज व्हाट द टाइम टेकन बाय द फ्लूइड और द ड्रॉप टू रीच द सरफेस, ग्राउंड सरफेस पहुंचने में इसको इतना टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना, आप क्या करना, मल्टीप्लाई करना है भाई, इस पे पुट कर दो, इसको ले आओ, रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स दैट इज √2gh इनटू 2h माइनस h अपॉन g, ठीक है। तो यहां पे क्या चीजें मिलेंगे बताओ, g से g मर जाएगा, √2 क्या हो जाएगा हमारा √4 हो जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा √4h h माइनस h, √4h h माइनस h, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज, ये फॉर्मूला है, यहां तक लिख लें और लिखते लिखते कुछ बातों को सुनेंगे। अगर आप रेंज के बारे में बात करें तो r इज इक्वल टू 4h रूट ओवर h माइनस h। यहां पे एक बहुत बड़ी चीज देखो, मेरे ध्यान से देखिए कि रेंज हमारा ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ना ही g पे डिपेंड कर रहा है, ना ही t पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ हाइट पर डिपेंड कर रहा है। रेंज doesn't depend upon velocity, acceleration due to gravity and time। और इसी पे एक क्वेश्चन आया था IIT JEE एडवांस में 2004 का एक क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। तो बेस्ट जस्ट बी रेडी फॉर दैट। तो अगर ये इन चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेंज डजंट डिपेंड अपॉन द VGT, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा, तो देख लो, इट डिपेंड्स अपॉन द h एंड द h माइनस h। तो ये h माइनस h क्या है, ये कैपिटल H है, ठीक है, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज, और ये स्मॉल h, ओके। तो यहां पे देखिए ये इस पे डिपेंड कर रहा है h माइनस h, मतलब कि ऑरिफिस कहां पे है, इट डिपेंड, द रेंज डिपेंड अपॉन द ऑरिफिस। कहने का मतलब है कि अगर आप ऑरिफिस यहां पे लगाओगे तो रेंज कम हो सकता है, यहां पे रखोगे तो रेंज ज्यादा हो सकता है, और होता भी यही चीज है। आपने कभी छेद करके देखा होगा, बीकर में बाल्टी में छेद होता है तो नीचे में छेद है तो ज्यादा पतला निकल रहा है, ज्यादा दूर तक जा रहा है, ऊपर में छेद है तो यही निकल जा रहा है। अरे बात समझ में, इसके बहुत सारे एग्जांपल तो मैं नहीं देना चाहता हूं यहाँ पे, ओके। चलिए वापस आइए, रेंज डजंट डिपेंड अपॉन द डिपेंड अपॉन, देन रेंज depends upon the position of the orifice, depends upon the position of the orifice। orifice समझ में आता है ना आपको, ORIFICE। क्या द क्वेश्चन इज कि रेंज हमारा मैक्सिमम कब होता है, तो कोई भी चीज एज पर मैथमेटिकल इक्वेशन चीजें मैक्सिमम कब होती है, when it is in the form of d by dx is equal to 0। so here we'll write dr upon dh is equal to 0, we'll write dy by dx is equal to 0, और here we'll write in the form of dr upon dh is equal to what 0। या फिर अगर मैं ये कहूं कि r स्क्वायर अगर हो, अगर रेंज का स्क्वायर करें तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मतलब हमको क्या लिखना होगा, dr स्क्वायर अपॉन dh इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये टर्म हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और हमारा रेंज का वैल्यू कितना है, रेंज अभी आप लोगों ने निकाला कितना, √4h h माइनस h। तो इसको क्या करना है आपको, ऑन स्क्वायरिंग, व्हाट यू विल गेट, बोलो बोलो बोलो, 4h h माइनस h मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4h h माइनस 4h स्क्वायर। नाउ व्हाट टू डू, एनी आइडिया, बोलिए क्या करेगा इसके बाद, व्हाट यू आर डूइंग,
यू आर डिफरेंशिएटिंग इट, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे क्या मिलेगा, यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dh, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, सो इट विल कम आउट, सो व्हाट यू विल गेट, जल्दी से बताओ, यहाँ पे 4h मिलेगा, h will get cancelled, so you will get 4h, and here you will get 8h. हाँ या ना बोलो, so 4h minus 8h is equal to 0. Now what you will get, and this is 0, isn't it? So you write 8h is equal to 4h. तो हमारा हाइट हमारा मैक्सिमम कब हो जाएगा, so h is equal to h is equal to 4h upon 8, so 1 ja 2 ja, this is capital H, no, so h by 2 मतलब कहां पे, ये अगर मिड पे रहेगा, अगर ये टोटल हाइट h है तो इसके मिड पोर्शन पे जहां पे हाइट कितना हो जाए, h by 2 ऊपर से, h by 2 नीचे से, तो यहां पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलने वाला है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात को आप पुट कर दीजिए अपने वैल्यूज पे, तो आर मैक्स इज इक्वल टू 4h by 2 into h by 2, क्या मिला, h स्क्वायर, तो r max कब होगा, r max will be at h, क्या, if you have done, then do this, take the screenshot, we'll move to the numerical sections. Here is a question of IIT JEE. एडवांस ऑफ 2004 में एक एडवांस का क्वेश्चन था जिसमें आपको मेहनत नहीं करना था, रिटार्ड नहीं होना था, रिटार्ड होना था दिमाग से रिटार्ड होना, ये वो क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं, आपको ना पेन चलाना था ना कुछ चलाना था, डायरेक्ट आपको आंसर्स करना था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ा है वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, हम लोगों ने पढ़ा रेंज ऑफ फ्लूइड, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सेइंग कि एक लिफ्ट है व्हिच इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है, और उस लिफ्ट के अंदर एक लड़का है जिसके हाथ पे एक बीकर है जिस पे फ्लूइड भरा हुआ है, और उस पे एक ओरिफिस है उस बीकर में, जहां से वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स के साथ कोई फ्लूइड पैराबोलिक पाथ को ट्रैवल करते हुए निकल रहा था, जिसका रेंज दिया हुआ कितना, 1.2 मीटर। Now the question arises that these are the conditions which might happen, and out of all these conditions, from the list 1 and from the list 2, any of them can be correct. Multiple answers can be correct. आपको आंसर्स कर रहे हैं ऐसे, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी, इसका भी आंसर ये हो सकता है। मतलब मल्टीपल का आंसर एक हो सकता है या मल्टीपल का एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है। समझ में आ रही है? मैच ऑफ द फॉलोइंग आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं कर रहा है? एक से ज्यादा मैचिंग हो सकता है। क्लियर? इस कंडीशन पे, तो इस कंडीशन पे हमको जो चीज पता है वो सिर्फ ये 4h h minus h, that only we know this, ठीक है। और हम लोगों ने जब कभी भी किसी लेफ्ट के क्वेश्चंस को करा है, इफ इट इज मूविंग, तो वी ऑलवेज यूज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि इफ दिस लेफ्ट इज कमिंग डाउन, तो ऊपर लगने वाला एक सूडो फोर्स होगा, एक सूडो फोर्स एक्ट करता है। हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग ये चीजें मान के चले, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर ये लिफ्ट पहले रुका होगा, इफ इट इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, मान लेते हैं कि ये हमारा लिफ्ट है, ठीक है, और ये लिफ्ट रुका हुआ है एक हाइट पे, तो नीचे क्या एक्ट कर रहा होगा? mg,
तो नीचे सबसे पहले इस पे जो एक्ट कर रहा होगा वो हो जाएगा हमारा G, जो शुरू से काम कर रहा होगा। क्लियर? अब जैसे ये एक्सेलरेट नीचे कर रहा है एंड इफ इट इज एक्सेलरेटिंग विद द फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, बिकॉज ये भी कंडीशन दिया होगा, तो फ्री फॉल जैसे होगा तो एक्सेलरेशन जो भी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? G, वो भी किधर काम करेगा? नीचे। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जैसे ये नीचे आएगा क्या एक्ट करेगा? G, दैट इज द सूडो G काम करना शुरू करेगा। तो इसका जो G इफेक्टिव होने वाला है, the G effective will be how much? 0। बातें मान रहे हैं? पक्का क्लियर है? ये फ्री फॉल से नीचे आ रहा होगा तो ऊपर क्या लग रहा होगा? सूडो फोर्स लग रहा होगा, तो G इफेक्टिव इसका कितना होने वाला है? 0। अब देखिए, हम लोगों ने कुछ बातें को पढ़ के रखा है, ठीक है? इस चीज को, जिस चीज को समझा है उसको थोड़ा सा साइड रखें और कुछ बातों को देखते हैं। If the lift is accelerated upward, अगर लिफ्ट हमारा एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो भी डिस्टेंस हमारा 1.2 मीटर होगा। बिकॉज हम लोगों ने पढ़ के रखा है भाई, द रेंज का फॉर्मूला क्या है? √4h of h minus h, which doesn't depend upon velocity, acceleration due to gravity and time। इन तीनों फैक्टर में से किसी भी फैक्टर पे ये काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, उसका जो रेंज रहेगा वो वही रहने वाला है। इट इज अनअफेक्टेड बाय G, बिकॉज जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन इफेक्ट होगा, नीचे आएगा तो भी एक्सेलरेशन इफेक्ट होगा, और उन दोनों कंडीशन पे रेंज हमारा चेंज नहीं होने वाला। If the lift moves upward with the constant velocity, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। जब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो भी आपका डिस्टेंस जो रेंज है वो कितना होने वाला है? 1.2 मीटर। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1.2। Now come to the last one. If the body is doing the free fall, then the net effective G is how much? G। तो क्या इसका आंसर ये होगा? नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। दूसरा ये नहीं, तीसरा ये नहीं, चौथा ये हाँ। कैसे? देखो भाई, हमारा जो ऑरिफिस है वो कुछ ऐसा है। हम लोग स्पीड ऑफ एफ्लक्स पे बात करते हैं कि नीचे जो इस पे एक्ट करेगा वो P नॉट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहां से भी P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी v1 हो जाता है, इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? v2 हो जाता है, इजंट इट? और ये जितना लिक्विड नीचे आता है उतना लिक्विड यहां से निकलता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना? a1 v1 is equal to a2 v2, that's what we have studied over here। तो ये v1 नीचे क्यों आता है? due to rho gh। तो यहाँ पे g कितना है? 0। तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये लिक्विड नीचे आएगा क्या? लिक्विड नीचे नहीं आएगा, तो ये ऑरिफिस से लिक्विड निकलेगा क्या? तो क्या आंसर होगा? नो लिक्विड फॉल्स। तो आंसर देखा, 1 2 3 इसका आंसर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को तो कर लेंगे, लेकिन इस पे ध्यान नहीं जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर, दैट्स व्हाई बिना पेन चलाने वाला क्वेश्चन एडवांस में आता है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर थिंकिंग स्किल। How much you can understood? So let's move to the next question. Here is the next question of JEE Mains 2000। जनरली आपको पता है कि मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्चुअल थोड़े कम होते हैं। ठीक है, एडवांस में आपका कॉन्सेप्ट लगता है, मेहनत कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेहनत करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, आपको दो ऑरिफिस देख रहे हैं, एक ऑरिफिस ये दिख रहा है, एक ऑरिफिस ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑरिफिस, ये जो ऑरिफिस है ये किसका है? स्क्वायर शेप का है। दिस इज अ स्क्वायर शेप ऑरिफिस एंड हियर इट इज अ सर्कल शेप ऑरिफिस, जिसका रेडियस क्या है? r है, इसका लेंथ क्या है? l है। इससे ऊपर का हाइट कितना है? y।
and the total height is how much? 4y. Is that clear to you all? Now अब ये बोल रहा है if the rate of fluid coming out from both the orifice is same, then find range in terms of length. And the options given are L upon 2 pi L and L upon root over 2 pi. ठीक है? So what जो क्वेश्चन बोला वही लिखेंगे हम लोग. रेट ऑफ फ्लूइड जो है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू द सेकंड वन. रेट ऑफ फ्लो ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सेकंड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? रेट ऑफ फ्लो क्या था? AB था, याद करो. A1 V1 is equal to what? A2 V2. So A1 क्या है? This is the square. हाँ या ना बोलो. So you will write it directly. L square, area of a square क्या होता है? Side square. And velocity is velocity of efflux is given root 2 GY is equal to A2. This is what? Pi R square. Into V2 is given root 2G 4Y. Is that clear to you all? यहाँ से जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको आप कैंसिल करिएगा. तो यहाँ पे कैंसिल होने वाली चीजें कौन कौन से मिल रही है? तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो रूट 2 GY से कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा. रूट ओवर 4 बाहर आएगा 2 pi r स्क्वायर. सो यू विल गेट L स्क्वायर इज इक्वल टू 2 pi r स्क्वायर. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r. सो यहाँ पे क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू L अपॉन रूट ओवर 2 pi. कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन डी, L is equal to root over 2 pi. Is that clear to you all? Once again I am explaining this question. यहाँ पे एक बीकर है जिसके दो ऑरिफिस है. पहला ऑरिफिस ये, ऑरिफिस दूसरा ये आपका स्क्वायर शेप का है, ये सर्कल शेप का. आपको पता है इसे इसके बाद वाला भी एक जो टॉपिक आएगा उस पर मैं बताऊंगा कि सबसे कम एरिया जो होता है वो स्फेयर का होता है, मैं सब बताऊंगा. ठीक है? तो उसी हिसाब से कंपेरिंगली देखोगे तो इसका कम है तो इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा. इट विल हैव मोर वेलोसिटी. इसका वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है. इजंट? तो ये चीज है. सॉरी, इसकी वेलोसिटी कम, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा. उल्टा. ठीक है? अब यहां पे बोला है कि रेट ऑफ फ्लूइड दोनों का बराबर है, दोनों को इक्वेट करेगा. रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला A1 V1 A2 V2. यू विल पुट द वैल्यूज देयर, यू विल गेट दिस. ठीक है? चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay students, let's do the next question of JEE 2004 मेंस का क्वेश्चन है ये. एक बीकर है जिसका ऑरिफिस बना हुआ है 52.5 सेंटीमीटर पे और टोटल हाइट इसका दिया हुआ है 3 मीटर. And it is filled with fluid. And the question is saying the ratio of the cross-sectional area of orifice to that of tank is 0.1. Find V square. That is what? V square. Okay? You have to find the velocity of efflux. चलिए ठीक है. अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो आप दो चीजें से कर सकते. मैंने आपको बताया था टॉरिसेलिस थ्योरम. आप चाहे तो उसको यूज करें, टॉरिसेलिस थ्योरम को यूज कर लें. तो यहाँ पे जो हाइट है तो दैट हाइट विल बी हाउ मच? 3 मीटर माइनस 52.5 सेंटीमीटर. हाउ मच यू विल गेट? यहाँ पे 300 हो जाएगा. 300 सेंटीमीटर माइनस 52.5 सेंटीमीटर. हाउ मच यू विल गेट? अराउंड यू से 0.5 8 4 248.5 centimeter. That you will get the distance. Yeah, 247 I guess. 247.5 सेंटीमीटर आपका हाइट हो जाएगा. ठीक है? मान लेते हैं कि ये एरिया इसका A1, यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे एरिया A2, वेलोसिटी इसका V2. ठीक है? टॉरिसेलिस थ्योरम यहाँ पे आप चाहे तो यूज कर सकते हैं. You can use the Toriseli's theorem using Toriseli's theorem. उससे पहले आप एक काम करो, हाइट को 2.475 मीटर देख सकते हो. Using Toriseli's theorem,
आप लोगों ने क्या पढ़ा था टॉरशनलिस्ट थ्योरम में, that v is equal to root over 2gh, यहाँ पे भी वही यूज कर लेंगे, v is equal to root 2gh। चलिए वैल्यूज बताइए, 2 into उसको 10 ले लें एंड दैट इज 2.47.5 मीटर। चलिए इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लें, ठीक है, 1 जब 50 जब, so you will get 2475 divided by 50 और dividing 50 449, so you will get around 49.5 meter per second। कोई ऑप्शन है 50, 50.5, 51, 52, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर आपको कौन सा मिल रहा है, 50। तो ये आंसर है भी, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टूडेंट इससे सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं होता है, स्टूडेंट डजंट गेट सेटिस्फाइड विद दिस वेरी आंसर। ओके, तो ये तरीका से आपको आंसर सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, तो यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस प्रोसेस। तो रब दिस, इसे नहीं करेंगे, इन चीजों को यहीं पे रखेंगे और क्वेश्चन को फिर से रीड आउट करेंगे। द क्वेश्चन इज सेइंग द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस, मतलब A1 upon A2, we know that it is equal to V2 upon V1, और ये किसके इनका रेशियो क्या है, 0.1 है। So what you will get, V2 is equal to 0.1 V1, हाँ या ना बोलो, can we use this, V2 is equal to 0.1 V1, हाँ, चलिए हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो, अच्छा रेशियो आपका क्या था, V1 upon V2 is equal to A2 upon A1 is equal to 0.1, so V1 upon V2 is equal to 0.1, so V1 is equal to 0.1 V2। now use the Bernoulli's principle over here, using Bernoulli's principle or theorem, P naught plus rho g h1 plus half rho v1 square is equal to P naught plus rho g h2 plus half rho v2 square। यहाँ पे देखिए दोनों का हाइट क्या है, सेम है, सो और बेटर यू कैन राइट इट एज 0। क्यों 0 लिखा मैंने, 0 तो है नहीं हाइट भाई। आप ये देखिए, दिस इज हाउ मच, 3 मीटर टोटल, एंड ऑरिफिस कहां पे है, 52.5 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। सो कैन यू से दैट कि ये बहुत बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, मतलब उसको आप हाइट को क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो। इफ यू कैन टेक दिस हाइट एज 0, P naught से P naught कैंसिल, सो यू गेट rho g h1 plus half rho v1 square is equal to half rho v2 square। Can you get this? Rho gh1 plus half rho v1 square is equal to half rho v2 square। क्लियर है, यहां तक हो गया। अब यहां से सब में से रो कॉमन निकल जाएगा, you will get gh, h1 को अब h लिख सकते हैं, so you will get half v1 square, बेटर आप उधर ही लिख रहे हैं, half v2 square minus half v1 square। इनमें से अगर हाफ को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, v2 square minus v1 square, हाफ को इधर ले जाइए तो 2gh is equal to v2 square minus v1 square। तो v1 square को क्या लिख सकते हैं, 0.1 v2 लिख सकते हो। एंड द वेलोसिटी v2 आपको सिर्फ यहाँ पे v2 फाइंड आउट करना है। क्या आप निकाल सकते हैं v2? आपको पता है कि इट इज गिवन हाउ मच, 0.1। अगर आप यहाँ पे 0.1 को लिखेंगे तो 1/100, तो v2 square minus 1/100, so what you will get, 99/100 v2 मिलेगा। मान रहे इस बात को कि क्या मिलेगा आपको वैल्यू, यहाँ पे v2 square minus 0.1 v2 पे अगर वैल्यूज को पुट करेंगे तो एक काम करो ना, क्या करेंगे, इसे इधर बनाऊं, इधर
2gh is equal to v2 square minus 1 upon 100 v2. Clear? And for that you have to now 2gh is equal to, you will get, यहां से अगर आप कॉमन लेंगे so you will get v2 square minus v2 square upon 100. यहां से क्या कॉमन आएगा अगर आप देखेंगे तो 1, so you will get 99 upon 100 v2 square. Clear है? Now 2gh into 100 by 91 is equal to v2 square. Now put the values. v2 square is equal to 2 into 10 into h का वैल्यू कितना है 2.475 into 100 upon 99. When you will remove this decimal you will get 1000, 100 will get cancelled and v2 square, because आपको v2 निकालना है, v1 स्क्वायर निकालना है वैल्यू, तो you will get around 49.78 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है. Okay, so that's it for today students. Keep watching my videos. For the more updates, please subscribe my channel. Thank you.